कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी एक 3 अंकों की संख्या में फंसी हुई है। कोई ज़रूरी काम आ गया, लोन के लिए अप्लाई किया और सीधा मैसेज आता है एप्लीकेशन रिजेक्टेड। बिल्कुल। या बड़ी उम्मीदों से क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसकी लिमिट इतनी कम मिलती है कि पूछिए मत। इन सब निराशाओं के पीछे अक्सर वही एक रहस्यमयी नंबर होता है, क्रेडिट स्कोर। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमने इस विषय पर काफी जानकारी इकट्ठा की है और हमारा मकसद है इस क्रेडिट स्कोर के पूरे कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलना, बिल्कुल आसान भाषा में। बिल्कुल। आज की बातचीत का मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि स्कोर क्या है, बल्कि ये जानना है कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। हम चाहते हैं कि इस बातचीत के बाद कोई भी अपने क्रेडिट स्कोर का गुलाम ना रहे, बल्कि उसका मालिक बने। ये जानना कि ये कैसे काम करता है, इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और सबसे ज़रूरी वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो अनजाने में हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर भारी पड़ जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रेडिट स्कोर है क्या भला? जब हम कहते हैं कि ये 300 से 900 के बीच का एक नंबर है, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसे आप एक तरह से अपनी वित्तीय साख का रिपोर्ट कार्ड समझ सकती हैं। जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बताता है कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, वैसे ही क्रेडिट स्कोर बैंकों और लोन देने वाली कंपनियों को बताता है कि आप पैसे के लेन देन में कितने भरोसेमंद हैं। 300 का मतलब है कि आप क्लास में फेल हो रहे हैं। और 900 मतलब टॉपर। हाँ बिल्कुल, और 900 का मतलब है कि आप टॉपर हैं। ज्यादातर लोग कहीं बीच में होते हैं। यानी ये बैंकों के लिए एक शॉर्टकट है किसी को जानने का। वो हर लोन आवेदक से बैठकर घंटों बात तो नहीं कर सकते। हाँ, तो वो बस ये 3 अंक देखते हैं और एक अंदाजा लगा लेते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनके लिए ये रिस्क नापने का सबसे तेज और स्टैंडर्ड तरीका है। सोचिए, एक बैंक के पास रोज हजारों लोन एप्लीकेशंस आती हैं। यह स्कोर उन्हें तुरंत 3 सवालों के जवाब देता है। पहला, क्या इस इंसान को पैसा उधार देना सुरक्षित है? अगर स्कोर बहुत कम है तो सिस्टम शायद एप्लीकेशन को अपने आप ही रिजेक्ट कर देगा। और बाकी के 2 सवाल। दूसरा सवाल है, अगर लोन देना है तो किस ब्याज दर पर? यहां सारा खेल शुरू होता है। जिसका स्कोर 800 है उसे शायद 8.5% पर होम लोन मिल जाए, और जिसका स्कोर 680 है उसे वही लोन शायद 9.5% या उससे भी ज्यादा पर मिले। अरे, सुनने में ये 1% का अंतर छोटा लगता है। हाँ, पर 20 साल के लोन पर यह लाखों रुपए का फर्क बन जाता है। और तीसरा सवाल क्रेडिट लिमिट से जुड़ा होगा, है ना? जी, तीसरा सवाल है कि कितनी उधार की सीमा दी जाए। चाहे क्रेडिट कार्ड हो या कोई और पर्सनल लोन, आपका स्कोर ही तय करता है कि आपको कितनी बड़ी क्रेडिट लाइन मिलेगी। एक अच्छा स्कोर बैंक को भरोसा दिलाता है कि आप बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लायक हैं। तो फिर वो जादुई नंबर क्या है? मतलब किस स्कोर को हम अच्छा मान सकते हैं? हमें कहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई एक ऑफिशियल लाइन नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के अनुभव से एक पैमाना बन गया है। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बैंक आपको एक प्रीमियम ग्राहक की तरह देखते हैं। आपको न सिर्फ लोन आसानी से मिलता है, बल्कि मोल भाव करने की ताकत भी मिलती होगी बेहतर डील्स के लिए। हाँ बिल्कुल, आपको बेहतर डील्स और कम ब्याज दरों के लिए मोल भाव करने की ताकत भी मिलती है। और 750 से नीचे? 700 से 749 के बीच का स्कोर ठीक ठाक माना जाता है। आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन शायद सबसे अच्छी शर्तें ना मिलें। 650 से 699 औसत है, यहाँ थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अगर स्कोर 650 से नीचे चला जाता है तो समझिए खतरे की घंटी बज रही है। इस लेवल पर ज्यादातर बैंक या तो सीधे मना कर देते हैं या फिर बहुत ज्यादा ब्याज दर और कड़ी शर्तें लगाते हैं। मतलब 750 का आंकड़ा छूना एक तरह से वित्तीय आजादी की तरफ पहला बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाजार में आपकी साख है, आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, साख, यही सब कुछ है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जब मैंने इस पर पढ़ना शुरू किया तो 4 बातें साफ साफ नजर आईं कि लोग कहाँ सबसे ज्यादा गलती करते हैं, जिनकी वजह से उनकी ये साख कमजोर पड़ जाती है। सबसे पहली और आम गलती है ईएमआई या क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान देर से करना। और यहाँ देर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि अरे ड्यू डेट निकल गई तो क्या 2-4 दिन में भर देंगे, लेकिन सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। जैसे ही आप ड्यू डेट से एक भी दिन चूकते हैं, बैंक को यह अधिकार मिल जाता है कि वो इसे क्रेडिट ब्यूरो को लेट पेमेंट के तौर पर रिपोर्ट कर दे। ओहो। और आपकी रिपोर्ट पर लगा एक भी लेट का निशान आपके स्कोर को महीनों तक परेशान कर सकता है। बस एक दिन की देरी से भी? ये तो बहुत सख्त नियम है। बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है। ये एक पैटर्न बनाता है। इसलिए पहला नियम हमेशा यही होता है,
कुछ भी हो जाए, भुगतान समय पर करें। ओके। दूसरी गलती जो मैंने देखी वो थोड़ी हैरान करने वाली है। वो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, भले ही आप पूरा बिल समय पर चुका रहे हों। जैसे किसी की लिमिट 1 लाख है और वो हर महीने 90-95 हजार खर्च कर देता है। इससे एक नेगेटिव सिग्नल क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब कोई अपनी क्रेडिट लिमिट का इतना बड़ा हिस्सा लगातार इस्तेमाल करता है, तो बैंकों की नज़र में उसकी छवि एक क्रेडिट हंग्री इंसान की बनती है। उन्हें लगता है कि शायद यह व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है और पूरी तरह उधार पर निर्भर है। कि ये बहुत ज्यादा क्रेडिट पर जी रहा है। हाँ, यह एक जोखिम भरा व्यवहार है। उन्हें डर लगता है कि अगर कल को इस व्यक्ति की नौकरी चली गई या कोई और मुश्किल आ गई, तो ये तुरंत डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, मान लीजिए किसी की क्रेडिट लिमिट ही सिर्फ 20,000 है। उसके लिए तो 30% यानी सिर्फ 6,000 रुपए हुए। क्या ये नियम हर किसी पर एक जैसा लागू होता है? कभी कभी तो एक फोन खरीदने में ही पूरी लिमिट खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर नियम का सार समझना जरूरी है। नियम कहता है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम होना चाहिए। बेशक कम लिमिट वालों के लिए ये मुश्किल है, लेकिन बैंक्स इसे भी देखते हैं। अगर आपका रेशियो लगातार 80-90% रहता है तो ये एक चेतावनी है। इसका एक उपाय ये है कि आप समय समय पर अपने बैंक से लिमिट बढ़ाने का अनुरोध करें। जैसे जैसे आपकी आय और विश्वसनीयता बढ़ती है, बैंक आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, जिससे आपका यूटिलाइजेशन रेशियो अपने आप नियंत्रण में आ जाता है। समझ गई। अब आते हैं तीसरी गलती पर, जो बहुत लोग करते हैं। बार बार और हर जगह लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना। लोग सोचते हैं चलो 5 बैंकों में अप्लाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। और ये एक बड़ी भूल है। हर बार जब आप लोन या कार्ड के लिए फॉर्मल तरीके से आवेदन करते हैं, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट निकालता है। इस प्रक्रिया को हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में हर हार्ड इंक्वायरी दर्ज हो जाती है। अगर थोड़े ही समय में आपकी रिपोर्ट पर 5-6 हार्ड इंक्वायरीज दिखती हैं, तो ये क्या संकेत देता है? कि आप किसी भी कीमत पर पैसा चाहते हैं, आप डेस्परेट हैं। बिल्कुल। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आप बहुत ज्यादा डेस्परेट नजर आ रहे हों। और फाइनेंस की दुनिया में डेस्परेशन एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये उधार देने वालों को लगता है कि आप किसी वित्तीय संकट में हैं, और संकट में पड़े व्यक्ति को उधार देना हमेशा जोखिम भरा होता है। इसका सीधा असर आपके स्कोर पर पड़ता है और वो नीचे चला जाता है। और चौथी और शायद सबसे गंभीर गलती है कोई पुराना बकाया या डिफॉल्ट। कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने पुराना लोन चुका दिया, लेकिन वो खाते में ठीक से बंद नहीं होता, या फिर किसी खाते पर सेटल्ड लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। क्लोज्ड और सेटल्ड में जमीन आसमान का फर्क है। क्लोज्ड का मतलब है कि आपने लोन की पूरी रकम चुका दी और खाता सम्मानपूर्वक बंद हो गया। ये एक अच्छी बात है। लेकिन सेटल्ड का मतलब है कि आप पूरी रकम चुका नहीं पाए और आपने बैंक के साथ बातचीत करके एक कम रकम पर मामला सुलझा लिया। तो ये तो एक तरह से समझौता हो गया। हाँ, लेकिन उधार देने वालों की नज़र में ये एक नकारात्मक समझौता है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपनी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। आपकी रिपोर्ट पर सेटल्ड का ठप्पा सालों तक बना रहता है और ये आपके क्रेडिट स्कोर को बुरी तरह से गिरा देता है। ये लगभग डिफॉल्ट करने जितना ही बुरा माना जाता है। चलिए, हमने समस्याओं की तो गहराई से बात कर ली। अब आते हैं समाधान पर, जो कि सबसे जरूरी है। अच्छी बात यह है कि क्रेडिट स्कोर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे सुधारा जा सकता है। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला कदम तो साफ है, समय पर भुगतान। हाँ, और इसे आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। हर बिल के लिए ऑटो डेबिट या ऑटो पे सेट कर दें। अपने बैंक को निर्देश दें कि ड्यू डेट पर पैसा अपने आप कट जाए। इससे भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये एक छोटी सी आदत है जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि आपकी पेमेंट हिस्ट्री आपके स्कोर का लगभग 35% हिस्सा तय करती है। दूसरा सुझाव हमारे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो से जुड़ा है। अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का 30% से ज्यादा इस्तेमाल न करने की कोशिश करें। अगर 1 लाख की लिमिट है तो खर्च 30,000 के आसपास ही रखें। और अगर कभी कोई बड़ा खर्च करना भी पड़े, जैसे 50-60 हजार का, तो कोशिश करें कि बिल आने का इंतजार करने के बजाय ड्यू डेट से पहले ही कुछ रकम चुका दें, ताकि जब बिल जनरेट हो तो बकाया राशि 30% के अंदर आ जाए। अच्छा, ये तो बढ़िया टिप है। हाँ, ये एक प्रो टिप है जो बहुत काम आती है। अच्छा, अब एक ऐसा सुझाव जो मुझे पढ़ते हुए भी चौंका गया था, वो ये कि अपने पुराने क्रेडिट कार्ड बंद न करें, भले ही आप उन्हें इस्तेमाल न कर रहे हों।
मेरा तो हमेशा से यही मानना था कि जो कार्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे बंद कर देना ही सबसे अच्छा है। ऐसा क्यों है? ये एक आम गलतफहमी है। इसके पीछे एक बहुत ठोस कारण है। आपके स्कोर की गणना में एक महत्वपूर्ण कारक होता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। आपका सबसे पुराना क्रेडिट अकाउंट जितना पुराना होगा, आपका स्कोर उतना ही बेहतर माना जाएगा। ये एक लंबा और स्थिर ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। जब आप अपना सबसे पुराना कार्ड बंद करते हैं, तो आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री का सबसे मूल्यवान और पुराना हिस्सा मिटा देते हैं। ओहो! इससे आपकी औसत क्रेडिट आयु कम हो जाती है और स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। कमाल है। ये तो ऐसा हुआ जैसे अपने रेज्यूमे से 10 साल पुराना वर्क एक्सपीरियंस हटा देना। बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल वैसा ही है। उस पुराने कार्ड को साल में 1-2 बार किसी छोटी मोटी चीज के लिए इस्तेमाल कर लें ताकि वो एक्टिव रहे, लेकिन उसे बंद करने की गलती ना करें। चौथा सुझाव तो हमारी पिछली चर्चा से ही जुड़ा है। एक साथ कई जगहों पर लोन के लिए आवेदन करने से बचें। और पांचवां और सबसे जरूरी, अपनी सेहत की तरह ही अपनी वित्तीय सेहत का भी रेगुलर चेकअप करें। साल में कम से कम एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर निकाल कर देखें। ये मुफ्त में उपलब्ध होती है, इसे लाइन बाय लाइन पढ़ें। और ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन रिपोर्ट्स में गलतियां हो सकती हैं और होती भी हैं। सोचिए, आपकी रिपोर्ट में किसी और का लोन दिख रहा हो जो आपने कभी लिया ही नहीं, अरे बाप रे! या कोई चुकाया हुआ लोन अभी भी एक्टिव दिख रहा हो। ऐसी एक छोटी सी लिपिकीय त्रुटि, मतलब क्लेरिकल एरर, आपके स्कोर को बेवजह कम कर सकती है और आपको जरूरत के समय लोन मिलने से रोक सकती है। अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करके उसे ठीक करवाएं। इन सब तरीकों को अपनाते हुए एक बात और ध्यान में रखनी होगी, धैर्य। जैसा कि हमने जो जानकारी देखी उसमें साफ लिखा है कि क्रेडिट स्कोर एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं सुधरता। बिल्कुल, ये मैगी नूडल्स नहीं है, ये धीमी प्रक्रिया है। इसे एक अच्छी आदत बनाने जैसा समझें, जैसे रोजाना व्यायाम करना। आप एक दिन जिम जाकर बॉडी नहीं बना सकते। लगातार सही वित्तीय आदतों को अपनाने से 3 से 6 महीने में धीरे धीरे सुधार दिखना शुरू होता है। इसमें धैर्य और अनुशासन दोनों की जरूरत होती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि क्रेडिट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बेहतर वित्तीय अवसरों का दरवाजा खोलने की चाबी है। चाहे सस्ता होम लोन लेकर अपना घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो या अपने बिजनेस के लिए फंडिंग जुटानी हो, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर इन सब सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद करता है। ये वाकई में आपकी वित्तीय साख है जिसे आपको खुद बनाना और संवारना है। बिल्कुल सही। और इस बातचीत के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जो भी तरीके सीखे वो हमें क्रेडिट तक बेहतर पहुंच दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। क्रेडिट तक आसान पहुंच और कर्ज के जाल में फंसने से बचने के बीच का संतुलन कैसे साधा जाए? क्या आसानी से लोन या क्रेडिट कार्ड मिल जाना हमें कभी-कभी जरूरत से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकता है? असली चुनौती सिर्फ अच्छा स्कोर बनाना नहीं है, बल्कि उस स्कोर से मेरी ताकत का समझदारी से इस्तेमाल करना है। इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है।